हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। अ वेरी हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ स्मिथ मोरावाला फ्रॉम स्वास्तिक एजुकेशन। तो बच्चों, हम लोग ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? बेसिकली लास्ट क्लास में हम लोग ने डिस्कस किया था इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, रेजोनेंस के बारे में। तो आज उसी चीज़ को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक, आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और हाइपर कंजुगेशन के बारे में पढ़ेंगे। इज ए क्लियर? ठीक, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे जीओसी के पर्सपेक्टिव से। ठीक, और इससे ही हमें आगे के कंसेप्ट और अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक, ओके। भूलिए मत कि हमारा बेसिकली चल क्या रहा है। हमारा जो प्लेलिस्ट है बेसिकली क्या है, प्री रिक्विजिट कि 12th की ऑर्गेनिक पढ़ने से पहले हमें क्या क्या चीज़ आनी चाहिए बेसिकली। ओके, ठीक, चलो तो स्टार्ट करते हैं बेसिकली एरोमेटिसिटी से। अब एरोमेटिसिटी बेसिकली क्या है, ये नाम कहाँ से आया? तो पहले के ज़माने में जो भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हुआ करते थे तो उनका एक अच्छा एरोमा आता था। अच्छा एरोमा मतलब एक अच्छी सी सुगंध आती थी, अच्छी सी स्मेल आती थी। ठीक, तो बेसिकली इसी के नाम से कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं बेसिकली उनका अरोमा अच्छा होता है, उसीलिए उनका नाम क्या पड़ गया, एरोमेटिक कंपाउंड्स। इज ए क्लियर? तो पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सर क्या सारे ही एरोमेटिक कंपाउंड्स का अरोमा बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। नहीं, ऐसा ज़रूरी है नहीं। बट हाँ, ऐसे मोस्ट ऑफ जो कंपाउंड्स हैं, ठीक, जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनका जो अरोमा है वो क्या है, अच्छा है। इज ए क्लियर? ठीक, इसको समझने से पहले अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और उस एग्जाम्पल से ही समझते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। मान लो फॉर इंस्टेंस कि ये हमारी बेंजीन रिंग है। ठीक, क्या ये हमारी बेंजीन रिंग है? हाँ, ये बिल्कुल हमारी बेंजीन रिंग है। ठीक, तुम लोग को पता ही होगा बेंजीन रिंग। अच्छा, बेंजीन रिंग में हम लोग सबसे पहले एरोमेटिक कंपाउंड्स में सबसे पहले हमारी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए, सबसे पहला जो रूल हम लोग चेक करते हैं बेसिकली वो होता है बच्चों कि हम लोग को एरोमेटिक कंपाउंड्स बेसिकली क्लोज रिंग में चेक करनी है। ठीक, ओपन चेन में चेक नहीं करना है। इज ए क्लियर? सबसे पहले क्या होना चाहिए, क्लोज रिंग होनी चाहिए। इज ए क्लियर? तो क्या ये क्लोज रिंग है? हाँ, बेंजीन एक क्लोज रिंग में ही आता है। ठीक, 6 मेंबर्ड की रिंग है। ठीक, सेकंड हम लोग ये चेक कर लेंगे कि क्या ये प्लेनर है या नहीं है। तो चेक कर लो, ये वाला कार्बन भी sp2 है, ये वाला कार्बन भी क्या है, sp2 है, ये वाला कार्बन भी क्या है बच्चों, sp2 है, ये वाला भी कार्बन क्या है, sp2, ये भी क्या है, sp2, और ये भी क्या है बच्चों, sp2। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं? बेसिकली स्टेरिक नंबर से निकालते हैं, और स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू क्या होता है? बेसिकली स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। इज ए क्लियर? यहाँ पे लोन पेयर्स तो है नहीं, हमें क्या काउंट करना है, सिग्मा बॉन्ड। मैं एक कार्बन का निकालना सिखा देता हूँ। जैसे कि मान लो ये कार्बन है, इसने एक, दो तो ये हो गए, और एक हाइड्रोजन के साथ बनाया होगा बॉन्ड, हाँ या ना? ठीक, तो 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, तो 3 के लिए क्या जाता है, sp2। अब देखो बच्चों, अगर sp2 या फिर sp अगर हाइब्रिडाइजेशन है, इसका मतलब जो मॉलिक्यूल है वो प्लेनर में है, मतलब एक ही प्लेन में है वो मॉलिक्यूल। इज ए क्लियर? ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं बेसिकली। ठीक, तो सारे कंपाउंड्स क्या हैं, sp2 है। क्या डीलोकलाइजेशन है? क्या कॉन्जुगेटेड सिस्टम है? हाँ, कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आधा अधूरा कॉन्जुगेशन हो। इज ए क्लियर? जैसे कि मान लो अगर ऐसा कुछ हो जाता, जैसे मान लो ऐसा कुछ हो जाता कि ये हमारी 6 मेंबर रिंग है और सिर्फ इतना होता। ठीक, तो तुम्हें पता है कि ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो मिसिंग है। ठीक, हाँ, तुम लोग ये जरूर कह सकते हो कि ये आपस में रेजोनेंस कर रहे होंगे। ठीक, पर तुम लोग को पता है कि ये वाला जो बॉन्ड है, आई मीन ये वाली जो चीज़ है, यहाँ पे जो कार्बन है वो sp3 है, तो रेजोनेंस क्या हो जाएगा, एग्जिबिट हो जाएगा। रेजोनेंस क्या हो जाएगा, बेसिकली एग्जिबिट हो जाएगा। इज ए क्लियर? ठीक, क्योंकि ये sp3 हो गए। अब जैसे ही ये sp3 हो जाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं बच्चों, ये नॉन प्लेनर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं ये, नॉन प्लेनर। तो हम लोग को क्या देखना है, बेसिकली प्लेनैरिटी देखनी है। ठीक, सबसे पहला क्या था, सबसे पहला था कि हम लोग को क्लोज रिंग चेक करना है। ठीक, दूसरा क्या था, प्लेनैरिटी चेक हो गई। अब तीसरा जो हमें चेक करना है बेसिकली वो क्या है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इज ए क्लियर? ठीक, पहला क्लोज रिंग, दूसरा क्या है, प्लेनैरिटी, थर्ड क्या है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब पूरे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर जो नेगेटिव चार्ज है, ठीक, वो पूरे इलेक्ट्रॉन्स में, आई मीन पूरे मॉलिक्यूल में घूमने चाहिए। इज ए क्लियर? पूरे रिंग में घूमने चाहिए। अब फोर्थ एंड फाइनल रूल, अब देखो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है। क्या चेक करेंगे हम लोग कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। देखा तुम सबको कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, बेसिकली 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक, अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया, अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। सर क्या 6 पाई इलेक्ट्रॉन के लिए ही होता है?
नहीं, इसके लिए ना एक रूल है जिसका नाम है बेटा हक्कल रूल। क्या नाम है? हक्कल रूल नाम है। हक्कल रूल क्या कहता है बेसिकली कि अगर कोई रिंग एरोमेटिक है, अगर कोई रिंग एरोमेटिक है और ऊपर की सारी कंडीशंस अगर वो फुलफिल करता है, जैसे कि क्लोज रिंग होनी चाहिए, दूसरा क्या था प्लेनैरिटी होनी चाहिए, तीसरा क्या था कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक। अब चौथा क्या है? हक्कल रूल। हक्कल रूल क्या बोलता है? 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो होने चाहिए। इज ए क्लियर? जहाँ पे एन की वैल्यू है बेटा वो 0 1 2 3 एंड सो ऑन चलती रहती है। ओके चलो, अगर मैं आगे बात करूँ बच्चों, तो अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करूँ, n की वैल्यू 0 पुट करो क्या आएगा? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएगा, ठीक है, समझ में आता है। अगर 1 पुट करूँ क्या आता है बेटा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आता है। जो हमारे बेंजीन रिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। 2 पुट करो क्या आएगा? 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब बेसिकली 4 अब ऐड करते जाओ, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड सो ऑन। इज ए क्लियर? तो देखो बेंजीन में प्लेनैरिटी है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है और वो हक्कल रूल को भी फॉलो करता है। इज ए क्लियर? और क्लोजिंग भी है, ठीक। चलो तो ये क्या हो गया? एरोमेटिक कंपाउंड्स हो गए। सर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? समझो, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। देखो अगर मान लो मैं साइक्लोब्यूटाडाइन बनाऊं, तो ये देखो कुछ ऐसा है। अब तुम लोग सबसे पहले यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लिया करो कि सबका क्या है? sp2, इसका भी कार्बन का क्या है? sp2, इस वाले कार्बन का भी क्या है? sp2, इस वाले कार्बन का भी क्या है? sp2। इज दैट क्लियर? ठीक है, sp2 हो गया। अब हम लोग को चेक करना है कि ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है या नहीं है। तो देखो चेक करते हैं, पाई सिंगल पाई सिंगल पाई, वापस डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। इज दैट क्लियर? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक। तो एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, हाँ बिल्कुल। कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा तो बेसिकली कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक। ओके चलो आगे बात करते हैं। बेसिकली आगे क्या है? बेसिकली हम लोग को क्या चेक करना था? क्लोज रिंग है, हाँ क्लोज रिंग है, क्लोज रिंग है भाई साहब, क्लोज रिंग है। चलो ओके, क्या प्लेनर है? हाँ प्लेनर है, प्लेनर भी है। क्या कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है? क्या कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है? कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है क्या? तो तुम लोग क्या बोलोगे? हाँ सर कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है। अब यहाँ पे तुम्हें पता है कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा? यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, हाँ या ना? कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स की चेक कर लो। एक डबल बॉन्ड बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो 1 2, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 1 2। इज दैट क्लियर? तो 1 2 3 4 कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए बेटा? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आए। अब देखो एरोमेटिक कंपाउंड्स में 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स थे क्या? नहीं, एरोमेटिक कंपाउंड्स में बेसिकली 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स और 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ओके चलो, तो यहाँ पे चेक कर लो कितने 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। अगर बेटा हमारे एरोमेटिक कंपाउंड जो हमारा कंपाउंड है वो 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करे, जहाँ पे जो n की वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 एंड सो ऑन, हमारे जो नेचुरल नंबर्स हैं। मतलब कौन कौन से वैल्यूज पुट होगी? 4 पाई इलेक्ट्रॉन चलेगा, या तो क्या चलेगा? 8 पाई इलेक्ट्रॉन चलेगा, या तो क्या चलेगा? 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इज ए क्लियर? 4 की टेबल बेसिक 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे क्या फॉलो हो रहा है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे कंपाउंड्स को बोला जाता है बेटा एंटी एरोमेटिक। क्या बोला जाता है? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। दे आर लीस्ट स्टेबल बेटा, है ना। सबसे ज़्यादा जो लीस्ट स्टेबल होते हैं वो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। इनफैक्ट वो रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं, वो डाइमर फॉर्म कर लेते हैं। इज ए क्लियर? ठीक, ओके चलो। सर नॉन एरोमेटिक क्या है? नॉन एरोमेटिक अगेन जैसे कि अगर मैंने तुम लोग को बता दिया, अगर इसमें से एक भी चीज़ फॉलो नहीं हुई, जैसे कि ये हो गया, ठीक, ये कंपाउंड हो गया। सर ये देखो sp3 आ गया, ये भी क्या आ गया? sp3 जैसे ही आता है तो ये क्या हो जाता है? नॉन प्लेनर। अब नॉन प्लेनर हो गया तो रेजोनेंस का तो चांस ही नहीं बनता, हाँ या ना? क्योंकि जैसे ही नॉन प्लेनर आ जाता है, टेट्राहेड्रल हो जाता है, तो हमारे पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं कर सकते। सही बात है, ठीक। तो ये नॉन प्लेनर हो गया, यहाँ पे ना कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है, तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोला जाता है बच्चों? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बोला जाता है। यहाँ पे चेक कर लो, मैंने यही लिखा है। बेसिकली एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या हैं? एरोमेटिसिटी अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड्स। सबसे पहले क्या एरोमेटिक है, फिर क्या है एंटी एरोमेटिक, और फिर क्या है नॉन एरोमेटिक। क्या लिखा है? कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन अ रिंग। यहाँ पे क्या है? सेम चीज़ है। फिर यहाँ पे क्या लिखा है? इनकम्प्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन अ रिंग, ठीक है। फिर मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर, यहाँ पे भी क्या है? मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर, और यहाँ पे नॉन प्लेनर, ठीक। और यहाँ पे क्या है? हकल रूल फॉलो होता है। हकल रूल क्या है? बेसिकली 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स।
जहाँ पे n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। यहाँ पे क्या है बच्चों, एंटी एरोमेटिक है तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 1 2 3 और पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या क्या हो सकते हैं, 4 8 12 सो ऑन। यहाँ पे कुछ भी नहीं। ठीक, ओके चलो क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो इससे हमें कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्टअप मिलेगा। यहाँ पे सबसे पहले क्या ये कार्बन तुम्हें sp3 दिख गया? जैसे ही कार्बन तुम लोग को sp3 दिखा तो तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए, सर ये क्या है, नॉन एरोमेटिक है। ठीक, यहाँ पे चेक कर लो क्या ये प्लेनर है, क्या ये कंपाउंड प्लेनर है? हाँ बिल्कुल सर ये कंपाउंड प्लेनर है, सबके सब क्या है, sp2। क्या कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हो रहा है 3 मेंबर रिंग में? हाँ बिल्कुल सही बात है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है, एरोमेटिक है। ठीक, यहाँ पे देखो चेक करो, यहाँ पे क्या है, अगेन एक 3 मेंबर रिंग है, पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक, अब ये जो नेगेटिव चार्ज है सर ये तो लोन पेयर है। अब हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, हाँ या ना? ठीक, अब देखो बच्चों, अगर मेरा लोन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है तो ऐसे लोन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि तुम्हें पता है कि वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं आफ्टर रेजोनेंस। इज ए क्लियर? ठीक, क्या बोला मैंने, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं कि हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू होता है स्टेरिक नंबर, और स्टेरिक नंबर कैसे निकलता है बेसिकली कि हम लोग नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर को काउंट करते हैं। अब नेगेटिव चार्ज ऑब्वियसली बात है वो भी एक तरीके का लोन पेयर ही है क्योंकि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, तो सर उसको काउंट करना है कि नहीं करना है? तो सुनो बच्चों, अगर वो नेगेटिव चार्ज या फिर लोन पेयर अगर वो रेजोनेंस कर रहा है, अगर वो डीलोकलाइज्ड है, तो उसको हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक, ओके, तो क्या हो जाएगा, रिंग है भाई साहब, प्लेनर है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, काउंट कर लो, 1 2 3 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। सर ऊपर वाले में कितने थे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। कितने थे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आया, क्या हो जाएगा, ये एंटी एरोमेटिक। इज ए क्लियर? आसान है। ठीक, 4 तुम लोग ट्राई करो, 4th हम लोग कर चुके हैं, क्या है, एंटी एरोमेटिक। सर ये क्या होगा, देखो सारे के सारे कार्बन क्या हैं, सारे के सारे कार्बन क्या हैं, sp2। सारे के सारे कार्बन क्या हैं, sp2। क्लोज रिंग है भाई साहब, डीलोकलाइजेशन भी हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन्स पूरी रिंग में घूमेंगे, तो 1 2 कितना है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। कितना है भाई साहब, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स बोले तो एरोमेटिक। इजी, इजी है। अगेन ये भी क्या है, 1 2 3 4 5 6, कितने इलेक्ट्रॉन्स आए बच्चों, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आए। कितना आए हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। कोई भी कार्बन sp3 नहीं है, ओके, और सबके सब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, चलो ये भी चेक कर लो, क्लोज रिंग है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है, नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा ऐसे करके। ठीक, ओके, चलो मतलब नेगेटिव चार्ज पूरे रिंग में घूमेगा। चेक कर लेते हैं कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6, कितने इलेक्ट्रॉन्स आए बच्चों, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्या हो जाएगा, ये एरोमेटिक। इज ए क्लियर? यहाँ भी चेक करो, क्लोज रिंग है, पाई इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करो, 1 2 3 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब बताओ क्या होगा, तुम लोग ही बताओ क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। अच्छा फ्यूरेन है, चेक करो, फ्यूरेन में कैसे चेक करेंगे, देखो क्लोज रिंग है, अब यहाँ पे बच्चों कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, बट यहाँ पे लोन पेयर है और कॉन्जुगेटेड सिस्टम भी है। देखो कैसे कॉन्जुगेटेड सिस्टम है भाई साहब, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आ गया, लोन पेयर। तो मैं फ्लो मैंने बताया था, प्रीवियस क्लास में बताया था मैंने तुम लोग को फ्लो, वो सफलता की सीढ़ी। इसमें बेसिकली क्या होगा, लोन पेयर जाएगा इस तरफ और ये इस तरफ, लोन पेयर जाएगा किसके, पाई के पास जाएगा। इज ए क्लियर? ठीक, अब सर दिक्कत ये है कि सर यहाँ पे 2 लोन पेयर हैं। ठीक, तो कौन सा पार्टिसिपेट करेगा, सर कोई एक ही करेगा, दोनों नहीं करेंगे या दोनों करेंगे? तो देखो बच्चों, जब 2 लोन पेयर होते हैं ना, तो कोई एक ही लोन पेयर ऐसा होगा जो प्लेन में होगा, दूसरा क्या हो जाएगा, आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा। मतलब वो जो लोन पेयर या फिर वो जो पेड़ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑर्बिटल में तो हैं, बट वो उस प्लेन में नहीं होंगे। इज ए क्लियर? ठीक, उस प्लेन में नहीं है। ठीक है, तो हम लोग एक ही लोन पेयर को काउंट करेंगे। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए बच्चों, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2 3 4 5 6, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स आए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स बोले तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड। समझ गए बच्चों, पक्का? ठीक, ओके, इसका नाम क्या है बच्चों, फ्यूरेन। याद रखना आगे काम आएगा, जब हम बायोमोलिक्यूल्स या वगैरह पढ़ते हैं तो आगे काम आएगा, बिल्कुल आएगा। चलो आगे बात करते हैं। बेसिकली इसका नाम होता है पाइरोल। इसका नाम क्या होता है बच्चों, पाइरोल। ठीक, इसमें भी काउंट कर लो, क्लोज रिंग है, कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड और फिर लोन पेयर। अब तुम लोग ही बताओ कमेंट सेक्शन में कि किस तरफ फ्लो रहेगा, लोन पेयर से पाई या फिर पाई से लोन पेयर। चलो
1 2 3 4 5 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स बोले तो एरोमेटिक कंपाउंड। ये तो बेंजीन ही है, हमें पता है एरोमेटिक। अब देखो बेंजाइन आ गया, बेंजाइन में भी क्या है, अगर अपन चेक करें बेंजाइन में, अपन चेक करें 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन, बट ये सर 7 और 8 भी तो है, हाँ या ना। पर देखो बच्चों, जब ट्रिपल बॉन्ड है तो अगेन एक ही चीज़ वही आती है कि हमें तो एक ही ऑर्बिटल ऐसा चाहिए बेसिकली जो प्लेन में हो, है ना। दूसरे पाई बॉन्ड से हम लोग को लेना देना नहीं है क्योंकि वो परपेंडिकुलर होता है ना। हम लोग ने बताया था, क्या बताया था, या तो हमारा पी वाई ऐसे करेगा या तो पी एक्स करेगा। अब जो y है और x है, जो y है और जो x है, ठीक, वो आपस में क्या होते हैं, एकदम परपेंडिकुलर होते हैं। पर अब अगर हम लोग सबके y ऑर्बिटल्स को मान रहे हैं कि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो px अपने आप नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा, कैसे नहीं करेगा, क्योंकि वो क्या हो गया बच्चों, आउट ऑफ प्लेन हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। इज दैट क्लियर? क्या तुम लोग को समझ में आ रहा है? ठीक, पी वाई ऐसे है, पी एक्स ऐसे है। सर आप तो पीटी की क्लास ले लग गए, है ना। बट देखो बच्चों, ऐसे समझना तो पड़ेगा, है ना, थोड़ा फील तो लेना पड़ेगा ना यार। केमिस्ट्री वैसे ही सबको बहुत बोरियत जैसी लगती है, पर हाँ एक चीज़ ज़रूर बता दे कि केमिस्ट्री है बोरिंग बट है बड़ी स्कोरिंग। ठीक, ओके चलो। तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स बोले तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। इज ए क्लियर? ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक, हमारा नेफ्थलीन आ चुका है। अब चेक कर लो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कॉन्जुगेशन है, हाँ कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। ठीक, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स बोले तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। नेफ्थलीन इज एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक, ओके सर। एक और बहुत सही आया है, इसे हम कहते हैं पिरिडीन। अब जो पिरिडीन है, अब चेक करते हैं यहाँ पे कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। सर 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे लोन पेयर भी है। ठीक, तो सुनो बच्चों, जब पाई बॉन्ड के ऊपर, अब सुन लेना एकदम ध्यान से, पाई बॉन्ड के ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज आए, फ्री रेडिकल आए, नेगेटिव चार्ज आए या फिर लोन पेयर आए। क्या बोला मैंने, पाई बॉन्ड के ऊपर, पाई बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए, नेगेटिव चार्ज आए, लोन पेयर आए या कुछ भी चीज़ आए, फ्री रेडिकल आए, हमें वो रेजोनेंस में काउंट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि वो क्या हो जाएगा, बेसिकली आउट ऑफ प्लेन में चला जाएगा। इज दैट क्लियर? जैसे ही वो आउट ऑफ प्लेन गया तो रेजोनेंस क्या हो जाता है, एग्जिबिट, रेजोनेंस कैंसल आउट हो जाता है, रेजोनेंस नहीं होता, रेजोनेंस रुक जाता है। इज दैट क्लियर? या फिर वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इज दैट क्लियर? यहाँ पे तुम लोग ध्यान से देखो, पिरिडीन को अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो तुम लोग ध्यान से देखो, क्या यहाँ पे पाई बॉन्ड है? हाँ सर है। और उसी पाई बॉन्ड पे क्या उस एटम पे तुम्हें लोन पेयर भी दिख रहे हैं? हाँ दिख रहे हैं। तो बच्चों ये जो लोन पेयर है इसको काउंट नहीं करना है रेजोनेंस में। क्यों? क्योंकि ये क्या हो जाएगा, बेसिकली आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा। इज दैट क्लियर? पक्का? ठीक है, अब हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर सकते हैं। अब काउंट करो कितना आ जाएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स बोले तो ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड। पिरिडिन इज अ एरोमेटिक कंपाउंड। हमें हमें पता है। इज दैट क्लियर? नहीं पता था तो अब हमें पता है। चलो ये वाला देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। सही बोला क्या मैंने? ठीक, नहीं बोला है मैंने सही? देखो सर आप ना झोल कर रहे हो, आप ना झोल कर रहे हो। देखो कैसे, समझो। सबसे पहले क्या ये क्लोज रिंग है? हाँ ये क्लोज रिंग है। क्या ये प्लेनर है? हाँ ये प्लेनर है। ठीक, हाइब्रिडेशन निकाल देना। ठीक, सबके sp2 आ जाएंगे। हाँ ये प्लेनर भी है। ओके, अब हमें पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो पहले तो, ये पाई बॉन्ड्स को काउंट कर लेते हैं फटाफट से। 1 2 3 4 5 6। ठीक, सर 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 झोल है, सर झोल है। क्या झोल है? तो भाई वो बोला कि सर आपने ये वाला लोन पेयर काउंट किया, आपने ये वाला लोन पेयर काउंट नहीं किया जो ऊपर था। अरे मिट गया, मिट कैसे गया? हाँ सर आपने ये वाला लोन पेयर काउंट नहीं किया, पर आपने ये वाला लोन पेयर काउंट किया। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? देखो बच्चों सुनो 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 बच्चों, जो पाई बॉन्ड के साथ जो लोन पेयर होता है मैंने उसको मना किया है। ठीक, जो नॉर्मल लोन पेयर पड़ा है जो कॉन्जुगेशन में वो तो करेगा यार, बट जो पाई बॉन्ड के साथ जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। इज दैट क्लियर? ठीक, जो पाई बॉन्ड के साथ जो लोन पेयर है वो लोकलाइज्ड है बच्चों, वो डीलोकलाइज्ड नहीं है। जो नॉर्मल लोन पेयर होता है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। इज दैट क्लियर? चलो अब गिन लो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6। 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स बोले तो एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है,
16। चलो ये भी फटाफट से काउंट कर लेते हैं। क्लोज रिंग है, रेजोनेंस हो रहा है, बढ़िया से हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 22 सब 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स बोले तो क्या, एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, चलो वापस ये भी काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 5 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स बोले तो ये भी क्या, एरोमेटिक कंपाउंड। आसान है बच्चों, आसान है, इजी है। ठीक, आई होप तुम लोग को एरोमेटिक कंपाउंड्स वाला टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक, काफ़ी आसान टॉपिक था। एरोमेटिसिटी 2-3 टाइप की होती है बेसिकली। एक होता है एरोमेटिक, दूसरा होता है एंटी एरोमेटिक, और लास्ट कौन सा होता है, नॉन एरोमेटिक। याद रखना स्टेबिलिटी ऑर्डर में, याद रखना बच्चों स्टेबिलिटी ऑर्डर में, जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है, जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है बच्चों, वो होती है, क्या होती है बेसिकली स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर होती है एरोमेटिक सबसे पहले, ठीक, उसके बाद आती है बच्चों नॉन एरोमेटिक, और फिर लास्ट में कौन सी आती है, एंटी एरोमेटिक। हो सके तो इसको याद कर लेना। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं एक और बढ़िया टॉपिक की तरफ, हाइपर कॉन्जुगेशन। इसका दूसरा नाम है बेसिकली बेकर नाथन इफेक्ट, या फिर नो बॉन्ड रेजोनेंस, या फिर नॉन बॉन्ड रेजोनेंस। क्या कहता है हाइपर कॉन्जुगेशन? हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व्स डीलोकलाइजेशन ऑफ CH सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन विद एडजेसेंट वेकेंट ऑर्बिटल। हाइपर कॉन्जुगेशन इज इन्वॉल्व इन कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल और एल्कीन। किस किस में इन्वॉल्व है बेसिकली ये, किस किस में इन्वॉल्व है सर? ये तो काफ़ी चीज़ में इन्वॉल्व है, ये तो कार्बोकेटाइन में भी इन्वॉल्व है, ये तो फ्री रेडिकल में भी इन्वॉल्व है, और एल्कीन में भी इन्वॉल्व है। ठीक, हम लोग यहाँ पे कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे? बेसिकली कार्बोकेटाइन के बारे में हम लोग ज़्यादा डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा आता है। ठीक, ओके, चलो बाकी अपने आप समझ में आ जाएगा, हम लोग डिस्कस करेंगे तो ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, ऐसा कुछ ज़्यादा तो है नहीं। ठीक, अपन एकदम ध्यान से समझते हैं। ठीक, अब देखो जैसे कि मान लो ये कार्बन है और ये कार्बन एटम है, ये कार्बन है, ये कार्बन एटम है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, दिख रहा है क्या तुम लोग को? ये भी कार्बन एटम है, ये भी कार्बन एटम है। ओके, सुनो, मान लो यहाँ पे कार्बन के 3 हाइड्रोजन है। क्या है? 3 हाइड्रोजन। दिख रहे हैं क्या तुम लोग को? ये 3 नहीं दिख रहे हैं, मेरा अंगूठा छुप गया क्या? हाँ ये रहा। ठीक, ये मान लो कार्बन की 3 हाइड्रोजन है, ये दिख गया ना 3 हाइड्रोजन, ये 1, ये 2 और ये 3, 1 2 3, 1 2 3, 3 हाइड्रोजन है। इज ए क्लियर? ठीक, और मान लो ये कार्बन का ना वेकेंट ऑर्बिटल है। यहाँ पे मेरे पास कुछ दूसरा पेन वगैरह है नहीं, वरना मैं तुम्हें दिखा देता। ठीक, नहीं है, या फिर चलो हम लोग इसकी हेल्प ले लेते हैं। मान लो ये वेकेंट, और ये तो बहुत बड़ा हो गया यार, चलो खैर कोई नहीं, हम लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। मान लो ये वेकेंट ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल है बच्चों, ये ऑर्बिटल है, और ये खाली है। कैसा है? खाली है। ठीक, ओके, और यहाँ पे क्या था? यहाँ पे हमारे पास 3 हाइड्रोजन थे। अब तुम्हें दिख रहा है कि जो ये वाला हाइड्रोजन है, जो ये वाला हाइड्रोजन है, वो इस ऑर्बिटल के साथ प्लेन में है, बाकी देखो आउट ऑफ प्लेन है। ये इस तरफ है, ये पीछे की तरफ है, प्लेन के पीछे की तरफ है। तो ये वाली जो उंगली है वो इस ऑर्बिटल के साथ क्या है? प्लेन में है। ठीक, अब ये है CH सिग्मा बॉन्ड, ये और ये और ये। ठीक, ये जो मेरा नाखून है, ठीक, ये जो मेरी उंगली है, ये बेसिकली हाइड्रोजन है, और ये तो मैंने तुम लोग को बताया ये कार्बन है। तो ये CH सिग्मा बॉन्ड है, ये क्या है बच्चों? CH सिग्मा बॉन्ड। इसके ठीक एडजेसेंट में क्या कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये जो रिमोट है ना, ये जो रिमोट है ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, तो बेसिकली होगा क्या, कि ये जो कार्बोकेटाइन है इसको स्टेबल करना है, तो यहाँ से जो CH सिग्मा बॉन्ड हुई, यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो टूट जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चों? टूट जाएंगे। इज ए क्लियर? जैसे ही ये टूट जाएगा, जैसे ही ये बॉन्ड टूटा, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए, और तुम लोग को पता है जैसे ही हाइड्रोजन जाता है ना, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाता है, क्योंकि कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक, तो देखो ये बॉन्ड टूटा, आई मीन CH सिग्मा बॉन्ड टूटा, और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो कहाँ आ जाएंगे? इस तरफ आ जाएंगे। जो इसके इलेक्ट्रॉन्स थे वो कहाँ जाएंगे? इस तरफ आ जाएंगे। तो ये जो वेकेंट ऑर्बिटल है वो इलेक्ट्रॉन्स इस वेकेंट ऑर्बिटल में चले जाएंगे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेंगे। क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड बना लेंगे। ठीक, चलो वापस आते हैं। क्या हुआ बेसिकली? ये हमारा क्या था? वेकेंट ऑर्बिटल था, ये हमारा CH सिग्मा बॉन्ड था। जैसे ये बॉन्ड टूटा ये इस तरफ आया। ठीक, और यहाँ पे इस वेकेंट ऑर्बिटल में क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन चला गया। ओके, अच्छा क्या तुम्हें लगता है कि अगर ये सिंगल बॉन्ड है तो रोटेशन अलाउड है? क्या अलाउड है बच्चों? रोटेशन अलाउड है। तो देखो बच्चों, ये भी CH सिग्मा बॉन्ड है, ये भी CH सिग्मा बॉन्ड है, और ये भी CH सिग्मा बॉन्ड है। अगर ये घूमेगा तो मान लो कि अब अंगूठा आ गया, बट ये भी CH सिग्मा बॉन्ड ही है। ठीक, तुम्हें अलग अलग उंगलियां आ रही हैं, बट तुम्हें देखना इसको CH सिग्मा बॉन्ड ही है। अब ये भी टूट सकता है ऐसे करके। ओके सर, ये घुमा 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 घुमा, एक बार ऐसा हो गया कि ये वाली जो उंगली है, है ना, ये आ गई प्लेन में, तो ये वाला भी जा सकता है।
सर इसका मतलब 3 जाएंगे क्या? नहीं बेटा, कोई एक ही जाएगा, कोई एक ही CH सिग्मा बॉन्ड जाएगा। अब एकदम ध्यान से सुनना, जो हमारा जहाँ पे कार्बोकटायन रहता है, जहाँ पे बच्चों हमारा कार्बोकटायन रहता है, ठीक, और जहाँ पे ये हमारा कार्बन है, जहाँ पे हमारा कार्बन है, उसके ठीक एडजेसेंट वाला कार्बन जो कि sp3 होना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं बच्चों? अल्फा कार्बन। सर क्या होता है, वापस समझाओ। जहाँ पे बच्चों हमारा कार्बोकटायन रहेगा, उसके ठीक बगल वाले कार्बन को बोलते हैं हम लोग अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से लगे हुए तमाम हाइड्रोजन को हम लोग बोलते हैं बच्चों अल्फा हाइड्रोजन। क्या बोल देते हैं? अल्फा हाइड्रोजन बोल देते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक, ओके। तो सुनो, कितने इस वाले केस में कितने अल्फा हाइड्रोजन थे? 3। कितने थे? 3। तो 3 CH सिग्मा बॉन्ड वो मतलब तोड़ के जा सकते थे और एल्कीन बना देता। देखो, इसको हम लोग नोट और पेन में और अच्छे से समझेंगे। जैसे कि मान लो ये कार्बन है, ठीक, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक फ्री रेडिकल है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी क्या है बच्चों? हाइड्रोजन। ठीक, ऐसा ही कुछ था सिचुएशन। मान लेते हैं कि अभी ये वाला जो CH बॉन्ड है, पर्पल 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 वाला, ठीक, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे? इसमें, और ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। इज ए क्लियर? ठीक, तो ये बनेगा कैसा? C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, और यहाँ पे H प्लस। इज ए क्लियर? यहाँ पे बस H प्लस यहाँ पे घूमता रहेगा। ठीक सर, ऐसे तो ये वाला हरा वाला भी कर सकता था, हरा वाला CH भी तो हो सकता था। तो हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो बॉन्ड कैसा? ये कुछ ऐसा बनेगा, ये 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 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? H प्लस। इज ए क्लियर? ठीक सर, ये पिंक वाला भी तो आ सकता है। सर ये पिंक वाला भी तो आ सकता है। तो बिल्कुल आ सकता है, ये बिल्कुल आ सकता है। यहाँ पे CH 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 और यहाँ पे H प्लस। ठीक, ये सब बेटा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है। क्या है बेटा? हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है। इस वाले कार्बन को क्या बोलेंगे? जहाँ पे हमारा कार्बोकटाइन होता है बच्चों, जहाँ पे हमारा कार्बोकटाइन होता है, इस ठीक बगल वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। और उससे लगे हुए हाइड्रोजन को क्या बोला जाता है? अल्फा हाइड्रोजन। और कितने अल्फा हाइड्रोजन है बच्चों? 3 अल्फा हाइड्रोजन है। कितना अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे। इज ए क्लियर? ठीक, ओके। तो सर क्या इसका मतलब ये है क्या? इसका मतलब ये है क्या? क्या कि नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इज इक्वल टू क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1। इज ए क्लियर? पक्का? क्योंकि यहाँ पे कितने बने थे? 1 2 3 4। कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बने बच्चों? यहाँ पे 4। अल्फा हाइड्रोजन कितने थे? 3। तो 3 + 1 कितना हो गया? 3 + 1 4। इज ए क्लियर? तो जितना ज़्यादा हमारे हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, जितने ज़्यादा हमारे हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, उतना कार्बोकटायन स्टेबल होगा। इज ए क्लियर? और तुम्हें पता है चार्ज जाएगा, जैसे ही चार्ज जाता है वैसे स्टेबिलिटी गेन होती है। इज ए क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो बेसिकली क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे? हाइपर कॉन्जुगेशन stable the carbocation gives stability to कार्बोकैटायन। मतलब जितना हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे कार्बोकैटायन उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। इज क्लियर? ठीक, जैसे कि ये कुछ एग्जांपल हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या गिनने होते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन का अगर मतलब मान लो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी में आया तो सबसे पहले हम लोग अल्फा हाइड्रोजन गिन लेते हैं। अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पे 3 है क्योंकि अल्फा कार्बन है, हाँ या ना? यहाँ पे ये भी अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन है। कार्बोकैटायन के आजू बाजू जितने भी हैं, उसके बगल वाले जितने भी हैं, वो सब क्या हो जाएंगे? अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। इज क्लियर? अरे बोलो। ठीक, तो कितने हो जाएंगे अल्फा हाइड्रोजन? बोलो मेरे भाई, कितने हो जाएंगे? 6 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे कितने हो जाएंगे अल्फा हाइड्रोजन? 9। यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे बच्चों? 9 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। इसे क्लियर? क्योंकि ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन है। ठीक, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 9। इसे क्लियर? पक्का? ठीक है, चलो यहाँ पे भी गिन लेते हैं बच्चों, यहाँ पे भी गिन लेते हैं। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? तो देखो, ये एक अल्फा कार्बन है, ये भी एक अल्फा कार्बन है और ये भी एक अल्फा कार्बन है। यहाँ पे 3 होंगे, 1 2 3। यहाँ पे कितने होंगे? 1 2 3। यहाँ पे कितने होंगे? 1 2। तो कितने होंगे? 3 3 6, 6 और 2 8। ओके, यहाँ पे भी देख लेते हैं।
यहाँ पे ये अल्फा कार्बन है और ये अल्फा कार्बन है, यहाँ पे तो एक ही होगा, यहाँ पे 1 2 3, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए 3 और 1 4। यहाँ पे गिन लेते हैं, यहाँ पे कितने हो जाएंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, क्योंकि तीनों के तीन क्या है अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो अल्फा कितने हो जाएंगे अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे बेचा 3 3 9। इज ए क्लियर? स्टेबिलिटी ऑर्डर देखनी है तो स्टेबिलिटी ऑर्डर भी बता सकते हैं। स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है यहाँ पे, जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा स्टेबल, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे 9 6, तो 3 2 1। इज ए क्लियर? यहाँ पे क्या हो जाएगी स्टेबिलिटी ऑर्डर, यहाँ पे बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगी, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर बताने के लिए यहाँ पे कितने हो जाएंगे 9 8 और 4, तो कितने हो जाएंगे बच्चों, कितने हो जाएंगे 3 फिर 1 और फिर 2। इज ए क्लियर? क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे कितने हैं बच्चों 4। ठीक सर, फ्री रेडिकल और इसमें कैसे होगा? अब देखो यार सिंपल है, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। जैसे कि अगर मान लो मैं यहाँ पे बनाऊँ और यहाँ पे बनाऊँ, ठीक। अब देखो ये फ्री रेडिकल का सवाल है, तो यहाँ पे कितना अल्फा हाइड्रोजन है, फ्री रेडिकल के ठीक बगल में sp3 कार्बन देख लो, तो यहाँ पे कितना हो जाएंगे अल्फा हाइड्रोजन अगेन कितना हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे 9, यहाँ पे कितना हो जाएंगे 2, अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे यहाँ पे 2, अच्छा सॉरी यहाँ पे 6 होंगे, यहाँ पे कितने हो जाएंगे 6। स्टेबल कौन होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर में ये ज़्यादा होगा। इज दैट क्लियर? अरे बोलो मेरे भाई, पक्का समझ गए? अब सर एल्कीन में कैसे चेक करना है, एल्कीन में भी बड़ा आसान है, देख लो। एल्कीन है, एल्कीन के बगल में क्या है, ये वाला जो कार्बन है वो क्या होना चाहिए sp3 होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे कितने हैं बच्चों 3, जैसे ही 3 आते हैं तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए 3। अच्छा अगर मान लो कुछ ऐसा होता, तो अब ये एल्कीन है, अब ये एल्कीन है, तो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन दोनों ही कार्बन कैसे हो जाएंगे अल्फा कार्बन हो जाएंगे। अब जैसे ही अल्फा कार्बन हो गई है, जैसे ही अल्फा कार्बन हो गई है, अगर ये भी अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन है, तो हाइड्रोजन गिन लो 1 2 3 1 2 3, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, बोलो मेरे भाई कितने हो गए 6। सर एक और बताओ, एक और बताओ, एक और बताओ, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो भाई साहब, यहाँ पे तो कितने हैं, बहुत ज़्यादा हैं, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन है। सबसे लगे 3, सबसे लगे 3, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये सब क्या कर रहे होंगे हाइपर कंजुगेशन कर रहे होंगे, और हाइपर कंजुगेशन से भी हमारी जो एल्कीन है वो स्टेबल बन जाती है। तो इसके यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए 3 4 12, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए 12। स्टेबिलिटी ऑर्डर में सबसे ज़्यादा ये, फिर ये और फिर ये, ठीक। तो फ्री रेडिकल में भी एकदम सेम ही होता है। अगेन बेटा ये एक रिवीजन जैसा ही है, ये एक प्री रिक्विजिट जैसा ही है, तो यहाँ पे मैं इतने ज़्यादा क्वेश्चंस अभी नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारे रिवीजन के पर्पज़ से ही वीडियोस बनाए जा रहे हैं। इज ए क्लियर? ठीक, आई होप तुम लोग को एरोमेटिक कंपाउंड और हाइपर कंजुगेशन समझ में आया होगा, ठीक, या फिर कुछ पुरानी यादें तुम्हारी ताज़ा हुई होगी। ठीक, ओके चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा बच्चों वो जीओसी का प्री रिक्विजिट का लास्ट वीडियो रहेगा। ठीक, उसमें हम लोग थोड़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और समझेंगे टॉटोमेरिज्म क्या होता है। ओके चलो, टिल देन अ वेरी हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू।